तो शुरू करते हैं 2014-15 के दौर से। ऐसा लग रहा है कि उस टाइम ज्यादा जोर सोशल सिक्योरिटी मतलब सामाजिक सुरक्षा और जो बेसिक जरूरतें हैं उन पर था। जैसे एक योजना थी तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना, 1 अप्रैल 2014 को आई। जी, ये योजना उस समय के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उन्होंने शुरू की थी। इसका मकसद था कि जो लोग खेती-बाड़ी करते हुए मतलब किसी दुर्घटना में विकलांग हो जाते हैं, पुरुष या महिला 18 से 60 साल के बीच, तो उन्हें पेंशन मिले। अच्छा। और इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि शुरू में ये सिर्फ महिलाओं के लिए थी, बाद में पुरुषों को भी शामिल किया गया। तो एक तरह से दायरे को बढ़ाया गया। ये तो अच्छी बात है। फिर 2014 में ही मेरा गांव मेरी सड़क योजना भी आई। ये तो नाम से ही लग रहा है कनेक्टिविटी के लिए होगी। हाँ, बिल्कुल। इसका लक्ष्य था कि जो गांव मुख्य सड़क से मान लीजिए करीब 1 किलोमीटर तक दूर है, उन्हें मनरेगा के जरिए 6 फीट चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की सड़क से जोड़ा जाए। अच्छा, मनरेगा के तहत। जी, तो ये सीधे-सीधे ग्रामीण इलाकों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश थी, खासकर उन जगहों पर जहां पहुंच थोड़ी मुश्किल थी। और 2014 में बुजुर्गों के लिए भी कुछ था, मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना जैसा कुछ। सही कहा। ये 65 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उनको 4 धाम की यात्रा वो भी मुफ्त कराने की योजना थी। बाद में 2017 में जब सरकार बदली तो इसका नाम बदल दिया गया, हम्म दीन दयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना कर दिया गया, पर काम वही रहा, हम्म उद्देश्य वही था। अच्छा, मतलब नाम बदल गया पर योजना चलती रही, ऐसा होता है कई बार। जी बिल्कुल। किसानों का भी जिक्र है इस शुरुआती दौर में। किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना, ये 15 अगस्त 2014 की है। हाँ, इसका फोकस था छोटे किसानों पर, मतलब 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के किसान, और शर्त ये थी कि उनके पास 2 हेक्टेयर तक ही जमीन हो। सिर्फ 2 हेक्टेयर। जी। उनको 1,000 रुपए महीने की पेंशन देने की बात थी। अगर 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो वो इसके पात्र नहीं थे। तो ये एक तरह से छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनको डायरेक्ट आर्थिक मदद देने का तरीका था। ठीक है। फिर 2015 में लगता है ध्यान थोड़ा स्वास्थ्य और पोषण पे गया। खिलती कलियां योजना, 15 अगस्त 2015। हाँ, ये सीधे सीधे कुपोषण से जुड़ी थी। जो बच्चे कुपोषित हैं उनकी पहचान करना, उन्हें रेगुलर पोषक तत्व देना और उनकी हेल्थ पर नजर रखना। बच्चों का स्वास्थ्य तो खैर बहुत ही अहम है। बिल्कुल। और उसी दिन 15 अगस्त 2015 को ही इंदिरा अम्मा योजना भी शुरू हुई। ये क्या था? ये सस्ता खाना उपलब्ध कराने की स्कीम थी। इंदिरा अम्मा भोजनालय खोले गए थे जहां 20 रुपए में एक थाली खाना मिलता था। सिर्फ 20 रुपए में? जी, कोशिश यही थी कि लोगों को, खासकर शायद शहरों में, कस्बों में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको सस्ता और मतलब ठीक-ठाक क्वालिटी का खाना मिल जाए। सही। फिर 3 अक्टूबर 2015 की पालम योजना का जिक्र है। इसका संबंध अनाथ बच्चों को गोद लेने से बताया गया है। हाँ, ये थोड़ी स्पेसिफिक योजना थी, मतलब बाल कल्याण पर केंद्रित। इसका शायद मकसद यही रहा होगा कि गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। और 2015 में ही पर्यावरण से जुड़ी मेरा पेड़ मेरा धन योजना भी आई और इसे हरेला पर्व से जोड़ा गया था। हाँ, ये दिलचस्प बात है। पर्यावरण संरक्षण को राज्य का जो पारंपरिक त्योहार है हरेला पर्व, उससे जोड़ना एक बढ़िया तरीका था। शायद इससे लोगों का जुड़ाव भी आसानी से बना होगा। हाँ, ये दिखाता है कि योजनाओं को लोकल कल्चर से भी जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये तो हो गया शुरुआती दौर 2014-15 का। अब अगर हम 2016 से 2019 के बीच देखें तो ऐसा लगता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स और हेल्थ पर फोकस ज्यादा आ गया। जी। सबसे बड़ा नाम तो शायद चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना का ही है। 27 दिसंबर 2016 प्रधानमंत्री जी ने देहरादून से शुरुआत की थी। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। लक्ष्य है कि चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनको ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाए, मतलब ऐसी सड़कें जो हर मौसम में खुली रहें। हाँ, हर मौसम में चालू रहें। जी। सड़कों को चौड़ा करना, ये सब इसी का हिस्सा है। और बजट भी इसका काफी बड़ा था। जैसा स्रोत में बताया गया है, करीब 12,000 करोड़ रुपए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से तो खैर बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। इसके तो दूरगामी असर होंगे। अच्छा, फिर 20 फरवरी 2018 को गंगा ग्राम स्वजल योजना का जिक्र है। इसे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी ने उत्तरकाशी के बगोड़ी गांव से शुरू किया था। इसका मकसद था गंगा किनारे जो गांव बसे हैं उनमें साफ सफाई रखना और कूड़े का सही तरीके से निपटारा करना। तो ये केंद्र के स्वच्छ गंगा मिशन से जुड़ी हुई थी? हाँ, कह सकते हैं कि राज्य की एक पहल थी जो उस बड़े मिशन का हिस्सा थी। ठीक है।
और फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और बड़ी योजना आई, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, 25 दिसंबर 2018 को। इसका क्या बैकग्राउंड था? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की थी 23 सितंबर 2018 को। हाँ हाँ। लेकिन उसके जो क्राइटेरिया थे, उनके हिसाब से उत्तराखंड के सिर्फ करीब 5.37 लाख परिवार ही कवर हो पा रहे थे। तो शायद राज्य सरकार को लगा कि ये पर्याप्त नहीं है। अच्छा, तो मतलब कवरेज बढ़ाने के लिए राज्य ने अपनी स्कीम शुरू कर दी। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने फिर अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरू की और इसका लक्ष्य रखा 23 लाख परिवारों तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचाना। काफी बड़ा दायरा बढ़ाया गया। तो इसके लिए वो गोल्डन कार्ड वगैरह बने? हाँ, गोल्डन कार्ड बनाए गए और एक हेल्पलाइन नंबर 104 भी जारी किया गया। ये दिखाता है कि कैसे राज्य कई बार केंद्रीय योजनाओं को अपनी जरूरतों के हिसाब से एक्सपैंड करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। सही। 7 मार्च 2019 को फिर से बच्चों के पोषण पर ध्यान गया। आंचल अमृत योजना। जी, इसके तहत जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वहां पढ़ने वाले बच्चों को हफ्ते में 2 दिन 100 ml दूध देने की बात थी। आंगनवाड़ी के जरिए? हाँ, मतलब आंगनवाड़ी का जो मौजूदा नेटवर्क है, उसी का इस्तेमाल करके पोषण सुधारने का एक और तरीका। और खाद्य सुरक्षा के लिए 12 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। इसमें जो राशन कार्ड धारक परिवार हैं, उनको हर महीने 2 किलो दाल 44 रुपए प्रति किलो के सब्सिडाइज्ड रेट पर देने का लक्ष्य था। अच्छा, अनाज के साथ दाल भी? हाँ, मतलब पीडीएस के जरिए जो अनाज मिलता है, उसके साथ साथ प्रोटीन का एक सोर्स जोड़ने की कोशिश। 2019 में ही एक और योजना थी, मुख्यमंत्री हुनर योजना। ये किनके लिए थी? ये खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के जो बेरोजगार युवा हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, उनके लिए थी। उनको अलग अलग तरह के वोकेशनल कोर्सेज की फ्री ट्रेनिंग देकर स्किलफुल बनाना इसका मकसद था। मतलब स्किल डेवलपमेंट पर फोकस। जी, और स्रोत में ये भी लिखा है कि ये योजना टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। मतलब इसमें बदलाव होते रहते हैं जरूरत के हिसाब से। तो 2019 तक आते आते बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस का विस्तार और पोषण पर लगातार ध्यान, ये चीजें दिखती हैं। अब चलते हैं हाल के सालों में, यानी 2020 से 2025 तक। जी, यहां लगता है कि फोकस थोड़ा बदला है। स्वरोजगार, कोविड की प्रतिक्रिया और कुछ नए तरह की चुनौतियों पर ज्यादा ध्यान गया है। जैसे 28 मई 2020 को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। युवाओं को लोन देने का प्रावधान था। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, मतलब कुछ बनाने का काम, तो 25 लाख तक का लोन। और सर्विस सेक्टर के लिए? हाँ, और अगर सर्विस सेक्टर में कुछ करना है तो 10 लाख तक का लोन मिल सकता था। ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम था। और फिर इसी साल 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना आई। इसका कोविड से कोई कनेक्शन था? हाँ, जानकारी के हिसाब से इसका एक बड़ा मकसद कोविड-19 के दौरान जो प्रवासी मजदूर वापस लौटे थे, जो युवा बेरोजगार थे और किसान, उनको सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के मौके देना था। अच्छा, सोलर एनर्जी में? जी, तो ये एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को रोजगार पैदा करने से जोड़ने की कोशिश थी और उस समय की जरूरत भी थी। फिर 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना शुरू हुई। ये क्या थी? ये बेटी के जन्म पर आधारित थी। जब किसी परिवार में बेटी का जन्म होता, तो माता-पिता को कुछ जरूरी सामान की एक किट दी जाती थी। कह सकते हैं कि ये लिंग संवेदनशील पहल थी, बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए। कोविड का असर एक और योजना में साफ दिखता है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, 2 अगस्त 2021। जी हाँ, ये उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने दुर्भाग्यवश कोविड महामारी में अपने माता-पिता या जो भी घर में कमाने वाले सदस्य थे, उनको खो दिया था। बहुत दुखद स्थिति थी वो। हाँ, तो सरकार ने ऐसे अनाथ बच्चों के पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने और उनको फाइनेंशियल हेल्प देने की जिम्मेदारी ली। ये महामारी के जो सामाजिक दुष्परिणाम थे, उनसे निपटने के लिए एक बहुत जरूरी कदम था। बिल्कुल। 2022 में एक थोड़ी अलग तरह की योजना आई, हिम प्रहरी योजना। इसका क्या उद्देश्य था? इसके 2 मकसद लगते हैं। एक तो राज्य के जो पूर्व सैनिक हैं और जो युवा हैं, उनको एनकरेज करना कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जो जिले हैं, वहां बसें। सरकार उसमें मदद करेगी। अच्छा, बॉर्डर एरिया में सेटलमेंट। जी, और दूसरा मकसद शायद ये भी था कि पहाड़ी इलाकों से जो पलायन हो रहा है, मतलब लोग बाहर जा रहे हैं, उसको रोकना। तो इसमें सिक्योरिटी वाला एंगल भी है और सामाजिक आर्थिक पहलू भी जुड़ा है। ये तो वाकई एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है।
फिर 4 नवंबर 2022 को आई लखपति दीदी योजना। नाम तो बड़ा कैची है। हाँ, नाम तो आकर्षक है। इसका लक्ष्य है महिला सशक्तिकरण। जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, उनकी आमदनी इतनी बढ़ाना कि वो लखपति बन सकें। वाह! जानकारी के मुताबिक 1.25 लाख महिलाओं तक ये लाभ पहुंचाने का टारगेट रखा गया था। ये महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की एक काफी महत्वाकांक्षी योजना लगती है। खेलों पर भी ध्यान दिया गया। उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 29 अगस्त 2022। हाँ, इसमें 8 से 14 साल के जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उनको हर महीने 1500 रुपए की स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देने की बात कही गई। मकसद यही कि छोटी उम्र से ही टैलेंट को पहचानना और उन्हें सपोर्ट करना। सही है। ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी एक और योजना दिखती है। 12 फरवरी 2023 की मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। ये उन परिवारों के लिए थी जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है, यानी जो सबसे गरीब कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अंत्योदय कार्ड वालों के लिए। जी, ऐसे करीब 1.76 लाख परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में रिफिल करवाने का प्रावधान किया गया, ताकि साफ रसोई ईंधन की पहुंच उन तक बनी रहे। आजकल बहुत से युवा बाहर जाकर काम करना चाहते हैं। उनके लिए भी कुछ सोचा गया? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना 3 मई 2023। बिल्कुल, इसका मकसद ही यही था कि जो युवा विदेश में नौकरी करने के इच्छुक हैं, उन्हें उसके लिए जो ज़रूरी स्किल्स चाहिए, वो सिखाना और उन्हें तैयार करना। ये आज के युवाओं के जो एस्पिरेशंस हैं, उनको ध्यान में रखकर बनाई गई योजना लगती है। पहाड़ी इलाकों की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है गैस सिलेंडर भरवाने की। दूर होती हैं एजेंसियां। इसके लिए 14 दिसंबर 2023 को ईंधन सखी योजना लाई गई। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश है। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में गैस रिफिलिंग की दिक्कत होती है, तो सरकार ने वहाँ छोटी-छोटी गैस एजेंसियां खोलने की योजना बनाई और इसके लिए एचपी कंपनी के साथ समझौता भी हुआ। अच्छा, मिनी एजेंसीज। जी, ये एक तरह से लास्ट माइल डिलीवरी की जो चुनौती होती है मुश्किल जगहों पर, उसको हल करने जैसा है। एक बड़ी अनोखी योजना 8 मई 2024 को शुरू हुई। पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान। पिरूल मतलब चीड़ की पत्तियां। हाँ, वही चीड़ की जो सूखी पत्तियां होती हैं, जो जंगलों में आग लगने का एक बड़ा कारण बनती है। हाँ, बहुत आग लगती है उनसे। तो इस योजना में सरकार ने कहा कि जो लोकल लोग हैं वो इस पिरूल को इकट्ठा करके लाएं और सरकार उसे 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। 50 रुपए किलो। जी, तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो जंगल की आग का खतरा कम होगा और दूसरा लोकल लोगों को आमदनी का एक जरिया मिलेगा। ये पर्यावरण और आजीविका दोनों को जोड़ने का एक नया इनोवेटिव तरीका है। ये तो काफी अच्छा सोचा गया है। फिर स्वास्थ्य और पोषण के लिए 6 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। इसमें अंत्योदय और जो प्राथमिक परिवार हैं, मतलब करीब 14 लाख राशन कार्ड धारक, उनको हर महीने 8 रुपए प्रति किलो की दर से आयोडीन वाला नमक देने की बात है। अच्छा, सब्सिडाइज्ड रेट पर आयोडीन युक्त नमक। जी, ये आयोडीन की कमी से जो बीमारियां होती हैं, उनको रोकने के लिए एक पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है। 8 मार्च 2025 को महिला सारथी योजना का जिक्र है। ये किन के लिए है? ये खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, विधवा हैं या परित्यक्ता हैं, मतलब जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया हो। उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना इसका लक्ष्य है। ये फिर से समाज के एक खास वल्नरेबल सेक्शन पर ध्यान देने का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा में एक और कदम। 9 जुलाई 2025 को उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति को मंजूरी मिली। भूतापीय यानी जियोथर्मल एनर्जी, जो जमीन के अंदर की गर्मी से पैदा होती है। इस पॉलिसी का मकसद है राज्य में इस ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका पता लगाना और उनको डेवलप करना, मतलब ऊर्जा के स्रोतों में डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश। और आखिर में संस्कृति से जुड़ी एक योजना, आदर्श संस्कृत ग्राम योजना 10 अगस्त 2025। इसके तहत हर जिले में एक गांव को आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआत देहरादून जिले के भोगपुर संस्कृत ग्राम से हुई। इसका मकसद क्या है? मकसद बताया गया है संस्कृत को आम लोगों की भाषा बनाना और उसका जो पुराना गौरव है उसे वापस लाना। तो इन तमाम योजनाओं को अगर हम एक साथ देखें, पिछले 10 सालों की यात्रा, तो क्या तस्वीर उभरती है? फोकस कैसे शिफ्ट हुआ है? हाँ, एक क्लियर शिफ्ट दिखता है। देखिए, शुरुआत हुई बेसिक ज़रूरतों से, सामाजिक पेंशन से, गांव की सड़क से, फिर जोर बढ़ा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, जैसे 4 धाम सड़क, और बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य बीमा यानी आयुष्मान योजना पर। हाँ, और हाल के सालों में देखें तो फोकस और फैल गया है।
स्वरोजगार पर बहुत जोर है। कोविड जैसी आपदाओं से निपटना और फिर खास समूहों पर ध्यान देना, जैसे अल्पसंख्यक, महिलाएं, खिलाड़ी, प्रवासी मजदूर, और साथ ही पर्यावरण, रिन्यूएबल एनर्जी और यहाँ तक कि सांस्कृतिक विरासत जैसे नए क्षेत्रों में भी योजनाएं आई हैं। ये दिलचस्प है कि कुछ पुरानी जरूरतें जैसे सोशल सिक्योरिटी है, पोषण है, वो तो लगातार चलती रहीं, जी। लेकिन नई जरूरतें जैसे आपने कहा कोविड राहत या बाहर नौकरी के लिए स्किल देना, पलायन रोकना जी। और नए अवसर भी जैसे सौर ऊर्जा से रोजगार या प्रिरूल से आमदनी वो भी जुड़ते गए। और कुछ योजनाएं जैसे आपने बताया वो नेशनल स्कीम्स का ही एक तरह से विस्तार या उनको अडेप्ट करना है, जैसे आयुष्मान योजना। बिल्कुल। तो इन योजनाओं में एक निरंतरता भी दिखती है और साथ ही बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढलने की, अडेप्ट करने की कोशिश भी नजर आती है। योजनाओं की संख्या और उनका जो दायरा वो काफी फैला हुआ है। सोशल सिक्योरिटी से लेकर एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, संस्कृति, सब कुछ कवर करने की कोशिश लगती है। हाँ, ये सब सुनने के बाद इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे अलग-अलग उद्देश्य, एक सवाल तो मन में आता है कि क्या इन सब का जमीनी स्तर पर तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन करना और फिर उनको असरदार तरीके से लागू करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है, सोचने वाली बात है। देखिए, स्रोत हमें योजनाओं के बारे में बताता है, उनके इरादे बताता है, पर यह सवाल बिल्कुल जायज़ है कि क्या ये सारी योजनाएं मिलकर जमीन पर वाकई राज्य के विकास की पूरी तस्वीर को सफलतापूर्वक बदल पा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद इस जानकारी के आधार पर और ज्यादा मनन किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आज इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है उत्तराखंड की इन विकास पहलों की ये जो झलक हमने देखी, वो जानकारीपूर्ण रही होगी।